जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति से हम पढ़ रहे थे और हिमालय की उत्पत्ति के अगली कड़ी में दोस्तों हम अगले पार्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल की वीडियो में एक छोटी सी त्रुटि हो गई है। उसमें जो हम सांभर झील बताए, चिल्का झील बताए थे, वो भी दोस्तों उस समय वहां पे तेथिस सागर था। चिल्का झील जहां आ जाए वहां भी पहले तेथिस सागर था, लेकिन चिल्का झील उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ राजस्थान में जो बताए थे, राजस्थान में वहां सांभर झील है। ये कल का प्रश्न है दोस्तों। और गलती से हमारी त्रुटि ये हुआ था कि हम बता दे चिल्का झील राजस्थान में है, जहां पहले तेथिस सागर था। तेथिस सागर ये बीच में था, और जब इससे ये टक्कर इससे अलग होता है अफ्रीका से, इंडियन प्लेट, तो ये तेथिस सागर के ऊपर कौन सा प्लेट था? यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट कैसा था? हल्की था, और ये इससे जाके टकरा जाता है, और टकराने के बाद ही जो बलन पड़ता है वहीं से हिमालय का निर्माण होता है। यह सब प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तेथिस सागर से हाल ही के एग्जाम में कम ही प्रश्न देखा गया है। तेथिस सागर से जितनी हम रिव्यू किए हुए हैं उसी आधार पे हम ये तो कह सकते हैं कि तेथिस सागर से कम प्रश्न बना है। बस कल के वीडियो में एक ही सुधार कर लेना है कि जो सांभर झील है वो राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा में है, और ये सब तेथिस सागर का उदाहरण है। आखिर राजस्थान के बीच में खारे पानी का झील आ कैसे गया? जो गर्त बना उसी में जो पानी रह गया उसी से झील बना। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली हम स्टार्ट करते हैं भारत का हिमालय का पार्ट 2। बस यहाँ त्रुटि था, इसको हम आपको समझा दिए कि सांभर झील राजस्थान में और चिल्का झील उड़ीसा में। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, और हिमालय में ये पढ़ रहे थे जब प्रतिवर्ष जब 5 सेंटीमीटर की दर से जब टक्कर मार रहा है, तो ये लगातार इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। और ये कौन सा प्लेट था? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट। और ये रहता है यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट को थोड़ा सा तिरछा कर दे क्योंकि ये अंदर चला जाता है, और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर आ जाता है। ये कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। इस पे जो निर्माण होता है, इस हिमालय को कहते हैं हम लोग बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय। और इस पे जो निर्माण होता है वो होता है ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग पार की हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और यहां निर्माण होता है इस पे तिब्बत का, बीच में तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। आप लोग इसको थोड़ा डायग्राम रूप में बनाइए, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को फाइनली। इधर हो गया कौन? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और अब हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे और बृहद हिमालय के शिवालिक श्रेणी तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं हम और पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय की विशेषता। चलिए यहीं तक रहने दीजिए भारत की सीमा को, क्योंकि हमको जो ट्रांस हिमालय पढ़ना है उसके बारे में हम यहीं तक पढ़ेंगे। बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। इधर देखिए, इधर आपको उधर समझाते हुए जाएंगे और इधर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखा है बृहद हिमालय के, बृहद हिमालय के उत्तर में अवस्थित, बृहद हिमालय के उत्तर में अवस्थित है ट्रांस हिमालय या
ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दोनों एक ही के नाम से जानते हैं। अर्थात पार हिमालय इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के पार में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय की देखें यहाँ पे भारत की सीमा पे, तो यहाँ एक तिब्बत का पठार है, हम इसको अलग कलर से बना देते हैं। तिब्बत का पठार कहते हैं दोस्तों। तिब्बत का पठार तो यहाँ है, यहाँ जो है वहां पमीर की पठार है। क्या है ये? पमीर का पठार या पमीर का गांठ कहा जाता है दोस्तों, पमीर का गांठ या पठार। यहां से कई देश में पर्वत श्रृंखला जाती है, इधर भारत में भी आता है, इधर पाकिस्तान में भी चला जाता है, इधर अफगानिस्तान में भी, इधर चीन में भी, सभी देश में चला जाता है। जो पाकिस्तान में जो जाता है, ये सीमा जो पाकिस्तान की ओर जाते हैं, इसको सुलेमान पर्वत कहते हैं। पमीर की गांठ से जो निकलता है उसे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। और जो अफगानिस्तान में जा रहा है ये सीमा, इसको कहते हैं हिंदू कुश। और इधर जो आ गया भारत की ओर, इसको कहते हैं K2। ये K2 काराकोरम रेंज का भाग है। अभी हम पढ़ेंगे उसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको पमीर का गांठ देके आपको नोट्स बना लेना है। और ये जो चीन के तरफ गया, चीन के तरफ, इसको कहते हैं क्यूनलून पर्वत, क्यूनलून या कुलून पर्वत कहा जाता है। भारत में K2, पाकिस्तान में सुलेमान, और अफगानिस्तान में क्या कहा गया इसको? हिंदू कुश। चलिए दोस्तों, अब हम यहां लिख देते हैं, इसको मिटा दिए, आप लोग नोट्स करते हुए चलिए। ये तो पमीर का गांठ हो गया दोस्तों। अब यहां क्या हो गया? पमीर का गांठ, ट्रांस हिमालय की विशेषता, ट्रांस हिमालय की विशेषता, ट्रांस हिमालय की विशेषता। ट्रांस हिमालय की विशेषता। और सबसे ऊपर में क्या है? पमीर का पठार या गांठ, पमीर का पठार या गांठ, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद ट्रांस हिमालय का जो भाग है, ये काराकोरम पर्वत है। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। आप इसका नाम लिख लीजिए, ये सब किसका भाग है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम लिख देते हैं काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर श्रेणी, जास्कर। आप लोग को श्रेणी लगा देना है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीनों किसका भाग है? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय का भाग लिख देना है। यहां अगर जो प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, उसमें ऑप्शन में अधिक चांस रहता है, या तो बृहद हिमालय देगा, या मध्य हिमालय, या शिवालिक के बारे में देगा। अगर जो पमीर का गांठ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अगर ये तीनों दे दिया, तो ये तीनों किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और यह भी प्रश्न में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा बृहद हिमालय का भाग नहीं है, या महान हिमालय का भाग नहीं है। तो ये तीनों, ये चारों भाग नहीं है, पमीर का गांठ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों भाग नहीं है। काराकोरम श्रेणी से जो अर्थ पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा जाता है कि काराकोरम का नाम काराकोरम क्यों पड़ा, इसका अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब इसका अर्थ पूछा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, काले रंग का बजरी, काले रंग का बजरी। जितने भी लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि काले, ये अब अर्थ से अधिक प्रश्न पूछा जाने लगा है कि इसका अर्थ क्या है, या मतलब किसी भी से उसका अर्थ के बारे में, अर्थात प्रश्न को आप लोग एग्जामिनर घुमाने लगा है। तो आप लोग को भी थोड़ा सा एडवांस रूप में तैयारी करना होगा। दूसरा क्या है? लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत को तिब्बत में, लद्दाख पर्वत को तिब्बत में
पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ये सब दोस्तों, या रेंज, ये तीनों कहा जाता है। इसको बहुत लोग, बहुत पुस्तक में आपको काराकोरम रेंज मिल जाएगा, लद्दाख रेंज मिल जाएगा, जास्कर रेंज मिल जाएगा, या जास्कर श्रेणी मिल जाएगा। मतलब नाम यही रहेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। या तो इसको रेंज कहा जाएगा, या तो श्रेणी कहा जाता है, या पर्वत कहा जाता है। काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत। ये नहीं समझिएगा कि कभी श्रेणी कभी पर्वत, आखिर ये क्या हो रहा है। ये तीनों नाम तो यही है, बस इसके पीछे वाला चेंज होता है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। आपको जो नोट्स अच्छा लगे, लेकिन नाम तो वही है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो कैलाश। और इसको तिब्बत में, लद्दाख को तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से। अभी जो बताए थे K2 आपको थोड़ी देर पहले, ये इसी का भाग है। K2 किसका भाग है? काराकोरम श्रेणी का। वो पामीर के गांठ से ही होते हुए आता है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन भी कहा जाता है, गॉडविन चोटी भी कहा जाता है इसको। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। अवस्थिति, ये पीओके में स्थित है। स्थिति पीओके। इसकी हाइट की बात करें कि ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। चलिए दोस्तों, इतना नोट्स कीजिए आप लोग पहले। काराकोरम श्रेणी पर ही आप लोग इतना नोट्स कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, या वीडियो पॉज करके रुकिएगा। काराकोरम श्रेणी पर ही कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। ये प्रश्न पूछा जाता है, काराकोरम पर प्रमुख ग्लेशियर। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला दीजिए सियाचिन, फिर हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सियाचिन, दूसरा हो गया हिस्पर, तीसरा हो गया ब्याफो, चौथा हो गया बाल्टो। है तो ऐसे और भी ग्लेशियर, लेकिन एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप लोग को यहां तक नोट्स बनाना है। किससे? काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी पे प्रमुख ग्लेशियर अवस्थित है, जिसमें पहला है सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टो। और सियाचिन देखिए, आपको डेप्थ दे देना है। सियाचिन को ऐसे घेर दीजिए और इसको दीजिए, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि यहाँ ये काराकोरम पे है, तो ये यहाँ पे होगा पीओके वाला में। और पीओके में जो है वो हम लेने की कोशिश, पीओके जब लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ युद्ध होना लाजमी सी बात है। और जब युद्ध स्थल है तो ये है। लेकिन सबसे ठंडा ग्लेशियर पूछा जाए, ये इधर लिख देते हैं आपको स्टैटिक के रूप में। सबसे ठंडा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे ठंडा ग्लेशियर, इसका आंसर होगा द्रांस। ये स्टैटिक के रूप में आप नोट्स देख के लिख सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों काराकोरम रेंज का, कि काराकोरम को क्या कहा जाता है। बस लद्दाख के लिए दोस्तों एक पॉइंट था, वो हम लिखा दिए बीच में, नहीं तो सब काराकोरम के बारे में ही लिखाया गया है।
अब चलते हैं हम लोग किस पे, लद्दाख पे। एक एक करके सब डिटेल्स आपको लिखाते हुए जाएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले नाम क्या था, पामीर का पठार। उसके बाद क्या पढ़ा है, काराकोरम। उसके बाद क्या है, लद्दाख। लद्दाख कहां स्थित है, अगर प्रश्न में आ जाए कि पामीर के गांठ के किस दिशा में लद्दाख श्रेणी स्थित है या लद्दाख रेंज, तो क्या मानिएगा, दक्षिण मार देना है, उत्तर में नहीं स्थित है। अब आता है लद्दाख श्रेणी। कौन सा श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम रेंज के किस ओर स्थित है, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। चलिए आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए पहले किस ओर है, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहां से आप लोग से प्रश्न है कि लद्दाख श्रेणी काराकोरम रेंज के किस ओर स्थित है। चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण लिख दीजिएगा दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख दिए, दक्षिण में स्थित है। उसके बाद दीजिएगा, लद्दाख श्रेणी पर ही राकापोशी पर्वत स्थित है। राकापोशी पर्वत इस पर ही, इसी पर स्थित है, इसी पर स्थित है। ये राकापोशी क्या है दोस्तों, अब हम बताते हैं राकापोशी। राकापोशी देख लिख के इस तरह लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि हम राकापोशी के बारे में लिखे। यह विश्व की, यह विश्व की तीव्र ढाल। तीव्र ढाल क्या हुआ दोस्तों, ऐसे स्लो, तीव्र ढाल की सर्वोच्च चोटी है, या सर्वोच्च पर्वत है, या सर्वोच्च चोटी है। ये सब प्रश्न दोस्तों अब आने लगा है कि राकापोशी पर्वत किस श्रेणी पे स्थित है या किस रेंज पे, तो उसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। और राकापोशी क्या है, ये सब प्रश्न ऐसे नहीं आता दोस्तों। प्रश्न कैसे आता है हम आपको बताते हैं कि निम्न में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न ये आएगा कि निम्न में दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख श्रेणी काराकोरम रेंज के उत्तर में है, राकापोशी पर्वत लद्दाख श्रेणी पे है, राकापोशी पर्वत यह तीव्र, विश्व की तीव्र ढाल की सर्वोच्च चोटी या पर्वत है, या भारत की तीव्र ढाल की या सर्वोच्च चोटी है, तीव्र ढाल की। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। पहला क्या था, काराकोरम, सॉरी लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में है, यह राकापोशी पर्वत लद्दाख श्रेणी पे है, और राकापोशी विश्व की तीव्र ढाल की सर्वोच्च चोटी या पर्वत है। लद्दाख को अभी बताए थे हम आपको कि लद्दाख श्रेणी को या लद्दाख रेंज, कुछ भी बोल सकते हैं, लद्दाख रेंज या श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। हमारे भोले बाबा का निवास कैलाश पर्वत कहते हैं। जो दोस्तों वीडियो के थंबनेल में, इससे पहले का वीडियो में हिमालय के बारे में जो थंबनेल दिए थे उसमें लिखे कि हिमालय के बारे में आप ये थंबनेल में AI से, तो उसमें भोला बाबा का भी फोटो लगा के वो दिया। फिर उसको थंबनेल को एडिटिंग करते हैं, फाइनली आप लोग को थंबनेल दिए हैं दोस्तों। ये लद्दाख श्रेणी, ये हुआ लद्दाख श्रेणी, इसके उत्तर में लेह शहर स्थित है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है, इसके लद्दाख श्रेणी के उत्तर में लेह शहर स्थित है। और लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी। लद्दाख के उत्तर में लद्दाख श्रेणी, यहां लद्दाख में दीजिएगा दोस्तों, लद्दाख श्रेणी उत्तर में, के उत्तर में लेह शहर स्थित है, लेह शहर स्थित है। चलिए दोस्तों आप लोग इतना नोट्स कीजिए। और लेह के बारे में ऐसे देख लिख दीजिएगा, यहां पर कम वर्षा होने के कारण
कारण इसे शीत मरुस्थल कहते हैं, इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो लेह को। भारत में 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, थार मरुस्थल, शीत मरुस्थल और सफेद मरुस्थल। सफेद मरुस्थल को हम लोग वहां पढ़ेंगे, कहाँ? कक्ष किरण में, कि इसे सफेद मरुस्थल कहते हैं। लेकिन अभी तो आपको याद रखना है, यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण शीत मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल बनता कैसे? कितना कम वर्षा होता है या वर्षा ही नहीं होता है? नहीं दोस्तों, वर्षा होता है, बिल्कुल वर्षा होता है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होने लगे तो वहां धीरे धीरे मरुस्थल का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है? मरुस्थल का। जब अभी हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी यहां से बहते हुए आएगी और इसको काट देगी, लद्दाख श्रेणी को काट देती है, बीच से लद्दाख श्रेणी को काट देती है, और ये फाइनली लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते हुए ये फाइनली इधर से प्रवेश कर जाएगी पाकिस्तान में। फिलहाल आपको लिख लेना है कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट देती है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, एक मिनट दोस्तों, लद्दाख श्रेणी को काट देती है, यह बात दोस्तों यहां तक लद्दाख श्रेणी। अब जो हम पढ़ेंगे वो जास्कर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़े थे? पमीर का पठार, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो चलिए दोस्तों, काराकोरम पढ़ लिए थे, लद्दाख पढ़ लिए थे, अब आते फाइनली जास्कर श्रेणी की ओर। जास्कर श्रेणी, इसमें 2 ही पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट आता है यह बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब हम यहां से जो पढ़ेंगे बृहद हिमालय पढ़ेंगे। कौन सा हिमालय? इसके बाद यह बृहद हिमालय के उत्तर में अवस्थित है, और लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। चलिए दोस्तों, इससे 2 पॉइंट ही आपको नोट्स बनाना है। अब फाइनली आ जाएंगे हम लोग किस पे? बृहद हिमालय पे। बृहद हिमालय दोस्तों अपने आप में सबसे अधिक वेटेज रखता है प्रश्न में, इसलिए आपको बृहद हिमालय को पूरा डिटेल्स में पढ़ के चलना होगा। बृहद हिमालय, इसको दे देना है ट्रांस हिमालय। आपको मैप ड्राइंग करना है, ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय। तो इधर बनाना है आपको बृहद हिमालय,
आप लोग मैप ड्राइंग कीजिए, तब हम इंक डाल लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। ये क्या हुआ, ट्रांस हिमालय। और ये कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। इसके बीच को जो कहते हैं, इसके बीच को वो कहते हैं ITS-Z। क्या कहते हैं, ITS-Z। ये ITS-Z क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, इंडस थोड़ा सा फुल फॉर्म दोस्तों हम लिख के देख के लिख देते हैं। शशांको फ्यूचर जोन। प्रश्न आता है कि ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को भाग को क्या कहा जाता है, इंडस तांसांपो सल्चर जोन। ये प्रश्न काफी बार में पूछा गया। या ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है, तो ITS-Z का फुल फॉर्म इंडस तांसांपो सल्चर जोन। ये बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के किस ओर अवस्थित है, तो उत्तर की ओर अवस्थित है। और इसके बीच का क्षेत्र या इसको कौन सा अलग करता है, या ट्रांस हिमालय के और बृहद हिमालय के बीच के भाग को, सबका आंसर क्या होगा, ITS-Z, इंडस तांसांपो सल्चर जोन। सचर जोन, इंडस तांसांपो सचर जोन। इंग्लिश में क्यों ये इसलिए दिक्कत हो जाए दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश हम लोग का एकदम वीक है, इसलिए आप लोग को इंग्लिश में दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है बोलने में। तो खैर चलिए, आप लोग ITS-Z का फुल फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। ये किस प्लेट पर स्थित था, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पे, और बृहद हिमालय इंडियन प्लेट पर स्थित था। अब आपको नोट्स पे देख के लिखना है, बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से ITS-Z अलग करता है, अगला पॉइंट। अभी तक हिमालय की उत्पत्ति में हम लोग पढ़ चुके थे कहां तक, कि महाद्वीपीय विस्तार, कोवर का भूसन्नते और ये हेरियस का प्लेट विवर्तनी, कि प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटों को टकराने से। और कोवर जी ने जो क्या बोला कि ये नहीं, हिमालय का जो निर्माण हुआ वो भूसन्नति से हुआ। और वेगनर जी ने जो बोला वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आखिर जो और इसमें प्लेट विवर्तनी और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत काफी आपस में मेल भी खाते हैं, कि जो प्लेट एक दूसरे का टक्कर हुए, आखिर हिमालय की प्रति साल ऊंचाई कैसे बढ़ रहा है, ताकि कुछ ना कुछ तो टक्कर मार रहा है, तभी तो ऊंचाई बढ़ रहा है। पर एक और आए, एक सर सिडनी बुराड़ है, सर सिडनी बुराड़। एक वैज्ञानिक है कि सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदियों के आधार पे बांटा, नदियों के आधार पे बांटा। सर सिडनी बुराड़ जी का कहना था कि नहीं, हिमालय के पूर्व भी कुछ नदियां बहती है, तो इसलिए सिर्फ ऐसे ही बोलता देना कि इस तरह नहीं, उस तरह से ही नहीं होगा। तो उनका कहना था कि नहीं, कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय से पार, हिमालय बनने से पूर्व से ही बहती है। उसको दोस्तों हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी का मतलब हिमालय से पहले हुआ, और उसने हिमालय की उत्पत्ति से अपना मार्ग नहीं बदला, बल्कि हिमालय को अंतिम रूप से उसने काट दिया। और अभी हम आपको बताए थे कि जास्कर श्रेणी को सिंधु नदी काटती है, इसलिए सर सिडनी बुराड़ जी ने
नदियों के आधार पे इसको बांटा। सबसे पहले जो बांटा, यहां हम आपको बताते हैं छोटा डायग्राम बना के। यहां से आती है सिंधु नदी, ये हुआ सिंधु नदी। उसके बाद बीच में आया सतलज नदी, उसके बाद सतलज नदी के बाद काली नदी, काली नदी के बाद जम्मू का सॉरी यहाँ सिक्किम में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग नदी। आप लोग थोड़ा डायग्राम भी बनाइए, उसके बाद हम आपको लिखा देते हैं, नोट्स बनवा देते हैं। यहां आया कौन सा नदी? सिंधु। सिंधु के बाद सतलज, ये क्रम में याद रखना दोस्तों, सिंधु, सतलज, काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद दिहांग नदी। या प्रश्न ऐसे आता है कि नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण किसने किया था? सर सिडनी बुराड़ जी ने। अधिकांश प्रश्न जो आता है वो सिद्धांत से आने लगा है, जीएस में दोस्तों अब जीएस नहीं रहा है। सिंधु और सतलज नदी, इसको तो आप लोग याद रख लीजिएगा आराम से कि सिंधु और सतलज यह पंजाब में पता है, जिसको पंजाब हिमालय कह सकते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसको तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा आपको, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसमें भी आपको याद नहीं रहेगा, मतलब याद रखने में दिक्कत नहीं होगा तीस्ता और दिहांग के बीच, क्योंकि दिहांग को ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तो यहां भी नहीं याद, आसानी से याद आ जाएगा कि इसको असम हिमालय कहते हैं। दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, असम हिमालय। प्रश्न जो सबसे फंसाता है यही दोनों के बीच में, सतलज और काली नदियों के बीच में, सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय और काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय में प्रश्न को फंसाता है। सतलज और काली नदी को जो कहते हैं, को देखिए, को पहले लीजिए, को से काली, काली से हो गया यहां कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच जो हो गया, तीस्ता कहां से निकलती है? जम्मू, यहां से सिक्किम से, और कंचनजंगा जो पर्वत है वो सिक्किम के, मतलब नेपाल और सिक्किम या भारत कह सकते हैं, उसकी सीमा पे है। और तीस्ता कहां चला गया? तीस्ता चल गया सिक्किम, और सिक्किम के पास, सिक्किम का सीमा नेपाल से लगता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय क्या कहते हैं इसको? नेपाल हिमालय। तो चलिए आप लोग लिखिए उसको कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, और काली नदियों और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और ये दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। और नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण सर सिडनी बुराड़ जी ने किया था। चलिए अब हम आपको नोट्स के रूप में दिखाते हैं कि सर सिडनी बुराड़ जी ने आखिर, आपको नोट्स डायग्राम में ऐसे बनाना है, उसके बाद नोट्स जो बनाना है वो इस तरह बनाना है आपको। सिंधु, उसके बाद सतलज, उसके बाद कौन सा नदी है? उसके बाद है काली, उसके बाद तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच को कुमायूं हिमालय,
कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। तीस्ता एवं दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय। असम हिमालय। आप लोग को इस प्रकार नोट्स बनाना है। और वर्गीकरण किसने किया था? सर सिडनी बुराड़ जी ने। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ इसका डिटेल्स नेपाल हिमालय का। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय पर ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पे है? नेपाल हिमालय पे। ये क्या है? विश्व का सर्वोच्च चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी। इसका हाल ही में अपडेट आया। आप एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की चोटी को आप लोग गूगल करके जरूर लिख लीजिएगा कि इसका ऊंचाई कितना है। और कुमायूं हिमालय का दो भाग है। कुमायूं हिमालय का दो भाग है। पहला कहते हैं गढ़वाल, गढ़वाल, दूसरा गढ़वाल हिमालय, दूसरा जो कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है ये सब? तो उत्तराखंड में। यूके से मतलब उत्तराखंड। ये तो दोस्तों हिमालय, बृहद हिमालय का वर्गीकरण हो गया, या हिमालय के बारे में जो भी हिमालय के बारे में डिटेल्स हुआ। अब हिमालय की लंबाई कितनी है इसके बारे में भी काफी विवाद है। हिमालय की लंबाई के बारे में हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई का इतना है, कहीं रहेगा आपको 2500 किलोमीटर और कहीं रहेगा 2400 किलोमीटर। आखिर ये दोनों एक ही हिमालय के प्रश्न में दो आंसर कैसे हो सकता है? अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हिमालय की लंबाई का कितना है और आपसे दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको और भी प्रश्न में कुछ लिखा रहेगा। प्रश्न में क्या लिखा रहेगा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग जवाब दीजिए कि हिमालय का लंबाई कितना हो सकता है? 2500 हो सकता है या 2400 हो सकता है? हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर तब होता है जब बुंजी गोर्ज से दिहांग गोर्ज तक नापा जाता है। से दिहांग गोर्ज तक, दिहांग गोर्ज। अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये गोर्ज क्या आ गया, आपको एकदम ध्यान नहीं देना है गोर्ज पे। बुंजी गोर्ज से दिहांग गोर्ज तक हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। और 2400 किलोमीटर की बात करें तो यह नंगा पर्वत से हिमालय की लंबाई, नमचा पर्वत तक हिमालय पर्वत की लंबाई नंगा पर्वत से हिमालय पर्वत की लंबाई नमचा पर्वत तक, नमचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर। अब आपको प्रश्न जो आएगा वो इस तरह आएगा, डायरेक्ट पूछे हिमालय की लंबाई कितनी है, या तो 2500 रहेगा ऑप्शन में या 2400 रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। अगर स्पेशल डेडलाइन दे दे कि बुंजी गोर्ज से दिहांग गोर्ज तक हिमालय की लंबाई कितनी है, तब 2500 किलोमीटर। और प्रश्न आ जाए हिमालय पर्वत की नंगा पर्वत से और नमचा पर्वत के बीच विस्तार कितना है, तो 2400 किलोमीटर है। आज आप लोग को पूरा
अगर आप लोग पूछेगा किसी से हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, उसमें ये मैनेज कर दीजिएगा कि आप नंगा पर्वत से नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक बताइए, तो वो एकदम 99% गलत है, कि 99% चांस है कि वो गलत ही बताएगा, या तो वो 2500 बोल देगा या 2400। अब उसको यही नहीं पता है कि बुंजी गोर्ज क्या है, तो बुंजी गोर्ज जो है वो सिंधु नदी बनाती है, बुंजी गोर्ज सिंधु नदी बनाती है, बुंजी गोर्ज सिंधु नदी बनाती है। दिहांग गोर्ज ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। नदियां 3 प्रकार, नदियां गोर्ज, नदियां घाटी, उसके बाद गोर्ज, उसके बाद कैनियन। ये दोस्तों एक बार और हम आपको वीडियो में समझा चुके हैं। कैनियन ये 3 चीज बनाती है। ये क्या है हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। जो पूर्ववर्ती नदी है वो गोर्ज बनाएगी, जो प्राचीन नदी है वो क्या बनाती है, गोर्ज, उसके बाद कैनियन, उसके बाद उससे पहले घाटी। घाटी क्या, जब नदियां बहती है तो वो अपने साथ घाटी का निर्माण करते हैं, घाटी का निर्माण करते हुए वो बहती है। और जब घाटी गहरा हो जाती है, जब मान लीजिए नदियां ये बह रही है, नदियां ये बह रही है और यहाँ घाटी का निर्माण कर रही है, जब ये लगातार गहरा हो जाएगी तो ये गोर्ज का निर्माण करेगा, जब ये गोर्ज गहरा हो जाएगा तो कैनियन का निर्माण करता है। पहले नदियां घाटी का निर्माण करती है, उसके बाद गोर्ज का, उसके बाद कैनियन का। जो गंगा नदी है वो घाटी का निर्माण करती है, सिंधु जो नदी है वो गोर्ज का निर्माण करती है। यहाँ लिखे हुए हैं किससे, बुंजी गोर्ज सिंधु नदी बनाती है, और दिहांग गोर्ज ब्रह्मपुत्रा, जितने भी पूर्ववर्ती नदी है उसमें से अधिकांश नदी गोर्ज का निर्माण करती है। प्रश्न आ जाएगा कि गहराई के क्रम में नदियों, मतलब गहराई के क्रम में निम्न में दिए गए प्रश्नों को गहराई के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा कैनियन, कैनियन गहरा, उसके बाद गोर्ज, उसके बाद घाटी, सबसे कम गहरा घाटी, उसके बाद गोर्ज, उसके बाद कैनियन, कैनियन सबसे अधिक गहरा, उसके बाद गोर्ज गहरा, उसके बाद घाटी गहरा होता है। बुंजी गोर्ज कौन सी नदी बनाती है, तो सिंधु नदी, और दिहांग गोर्ज ब्रह्मपुत्रा नदी। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों सतलज नदी क्या बनाती है। आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि सतलज नदी क्या बनाती है। अब हम इसको जो पढ़ेंगे नंगा, यहाँ हिमालय का बारे में जो पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में अगले वीडियो में हम आपको कुछ, अब यहाँ से पॉइंट व्यू देते हैं, आपको नोट्स नहीं बनाना है। यहाँ कौन सा पर्वत रहता है, नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत ये आपको लिख लेना दोस्तों, क्योंकि नंगा पर्वत हम यहाँ लिख चुके हैं। नंगा पर्वत को इसलिए नंगा पर्वत कहा जाता है क्योंकि यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। कहाँ, नंगा पर्वत पे, इसीलिए इसका नाम नंगा पर्वत है। लिख देना है कि नंगा पर्वत का नाम इसलिए नंगा पर्वत है क्योंकि यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। नंगा पर्वत का अगर अवस्थिति पूछे तो आप लोग पीओके मार के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल अगले वीडियो जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटी, जैसे हो गया कंचनजंगा, इधर से पढ़े नामचा बड़वा, नामचा बड़वा से उसके बाद आ जाएंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कामेत, ये सबको दोस्तों एक क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको रिफिली नाम याद करवा दें। तो कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद मंसालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद कामेत, कामेत के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद नमचा बड़वा और नंगा पर्वत। ये क्रम से नहीं है दोस्तों, क्रम से हम कल बताएंगे। अगर आपको वृद्ध हिमालय के चोटी के बारे में अगर और आप पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और माउंट एवरेस्ट का दोस्तों कई जगह कई नाम है। माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है,
नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में चामलोंग चामलोंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसी तरह इसका ब्रह्मपुत्रा नदी का तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम इसलिए भी परिवर्तन होता है क्योंकि असम में माजुली द्वीप बनता है, और माजुली द्वीप जो बनता है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि लेह किस हिमालय के भाग में स्थित है? लेह किस हिमालय के भाग में स्थित है? आपको ऑप्शन में देते हैं ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न 2। प्रश्न 3, बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन सा नदी करती है? प्रश्न 4, सतलज नदी कौन सा गॉर्ज या घाटी का निर्माण करती है? अब प्रश्न अगला, गंगा नदी किसका निर्माण करती है? घाटी, गॉर्ज, कैनियन? गंगा नदी, ऐसे प्रायः है फिर भी आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है या पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? आपको हाँ या ना में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न इतना। जितने भी प्रश्न का आपसे पूछे आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिए, ताकि दोस्तों हमको भी अच्छा लगे कि आप लोग की तैयारी अच्छी है, या आप लोग जो पहले से तैयारी किया उसमें से भी बहुत कुछ याद है। दोस्तों इस तरह का पूरा डिटेल्स, छोटे छोटे नोट्स बताना, ये दोस्तों किसी को याद नहीं रहता है। तो हम स्वयं भी दोस्तों, आप लोग को गलती ना पड़ा ले, हम अपना नोट्स रखे हुए रखते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा नोट्स है, ये आप लोग को दोस्तों प्रोवाइड भी करेंगे हम हिमालय के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, गॉर्ज, कैनियन, अगर आप पेड कोर्स भी लेके पढ़ रहे होंगे या तो वहां घाटी बता दिया होगा, वहां गॉर्ज। कई जगह दोस्तों कैनियन के बारे में बताया भी नहीं जाता कि नदियां क्या। और प्रश्न में दोस्तों अगर आप थोड़ा सा डिफेंस से थोड़ा सा ऊपर उठिएगा तो कैनियन के बारे में प्रश्न आ जाता है, जो कि आपको स्किप करना ही होगा और आपको आउट ऑफ सिलेबस लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसको भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। आप लोग के लिए 10 सेकंड और रुक जाते हैं।